तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सुजल सीरीज एक्सप्लेनेशन का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगा, तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस सीरीज को देखते हैं। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ बच्चे भी पानी में कूद जाते हैं। दरअसल गाँव में जब मूर्ति विसर्जन होता है तो कुछ पैसे भी पानी में फेंक दिया जाता है, तो गांव के बच्चे लोग उसे कलेक्ट करने के लिए पानी में कूद जाते हैं और फिर उनकी नजर नीला और अधिश्यम की लाश के ऊपर पड़ता है। तब जाके बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है और फिर उन दोनों को पानी से निकाला जाता है। तब तक इंस्पेक्टर रेजिना यहाँ पे आ गई होती है। अपने बेटे को इस हालत में देख के वो रोने लगती हैं। फिर इन दोनों की लाश को अस्पताल लेके जाते हैं और तभी वहाँ पे नीला की फैमिली आ जाती है और वो भी नीला को इस हालत में देख के बहुत रोते हैं। फिर साकुराई नीला की बैग चेक करता है तो उसे वहाँ से एक प्रेगनेंसी चेक करने वाला किट मिलता है, तो उन्हें लगता है कि शायद नीला प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी डर से उन दोनों ने खुदकुशी कर लिया। फिर बाद में डॉक्टर बताते हैं जी हाँ, नीला प्रेग्नेंट थी। पर और एक बात, ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये एक मर्डर केस है। इन दोनों की गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है, जिसके वजह से इन दोनों की मौत हो गई। फिर अंतिम संस्कार करने के लिए नीला और अधिश्यम को उन दोनों के अपने अपने घर में ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं रेजिना मैम साकुराई से कहते हैं गाड़ी निकालो, हमें नीला के घर जाना है। पर अभी इसी वक्त रेजिना वहाँ पे जाके क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर ये दोनों नीला के घर के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम नीला के परिवार को देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं, पर तभी यहाँ पे मोयान कोल्लाई फेस्टिवल के पुजारी जी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्योंकि नीला एक कुंवारी कन्या थी, तुम लोग हमें उसकी लाश दे दो, हम उसे जला के उसकी अस्थियों से विभूति बनाएंगे। दरअसल नीला प्रेग्नेंट थी, ये बात सिर्फ उसके परिवार के लोगों को ही पता है और किसी को ये बताया नहीं गया है। और अगर पुजारी जी को ये पता होता तो वो उसकी लाश को कभी नहीं मांगते। तो पुजारी जी से ये सुनने के बाद सन्मुगम उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, पर पुजारी जी कहते हैं देखो ये आस्था का विषय है, तुम यहाँ पे जिद मत करो और नीला की लाश हमें दे दो। पर उसी टाइम इंस्पेक्टर रेजिना वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस पुजारी को वहाँ से भगा देते हैं। फिर इंस्पेक्टर रेजिना सन्मुगम से कहते हैं ये दोनों बच्चे एक दूसरे को हग करते हुए मरे हैं और हमें इनकी लाश भी इसी हालत में मिली है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन दोनों की अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। फिर सन्मुगम भी इंस्पेक्टर रेजिना की इस बात पे राजी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं इन दोनों के अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। पर तभी वहाँ पे एक पागल होता है जो कुछ अनाब शनाब बोल रहा होता है, जैसे कि देवी इतनी में खुश नहीं होंगी, उन्हें बलि चाहिए, बकरी की नहीं उन्हें इंसान की बलि चाहिए। फिर उस पागल को वहाँ से भगा देते हैं। इस अंतिम सत्कार में नीला के ट्यूशन टीचर पुष्पराज भी आया हुआ होता है, पर अचानक से वो सबसे छुपते छुपाते वो कहीं पे जाने लगता है। उसे ऐसे जाते वक्त साकुराई देख लेता है, फिर वो उसका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं पुष्पराज नीला के घर के पीछे की तरफ जाता है और वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है और साकुराई ये सब देख रहे होते हैं। तभी साकुराई का मोबाइल बजता है और पुष्पराज को पता चल जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर वो यहाँ से भागने लगता है। साकुराई उसे फॉलो भी करता है, पर पुष्पराज उन्हें चकमा देके बाइक लेके यहाँ से भाग जाता है। फिर साकुराई सभी चेक पोस्ट को कॉल करके पुष्पराज की गाड़ी का नंबर बता देता है और कहता है अगर वो मिल जाए तो मुझे बताना। फिर साकुराई वापस उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे पुष्पराज कुछ ढूंढ रहा था। फिर साकुराई भी देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ पे ढूंढ क्या रहा था। साकुराई को एक मोबाइल मिल जाता है। फिर जब वो उस मोबाइल को नंदिनी को दिखाते हैं तो नंदिनी बताती है कि ये मोबाइल नीला की है, पर इस मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है। फिर नंदिनी जैसे ही उसकी पापा का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देती है तो ये पासवर्ड खुल जाता है। फिर साकुराई उस फोन को अच्छे से चेक करता है। फिर ये देखते हैं कि नीला ने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है और अमनी को क्या हुआ ये लिख के उसने उस ग्रुप में पोस्ट भी किया है। ये अमनी नाम सुन के साकुराई को याद आता है जिस दिन ये लोग पूछताछ के लिए विलेज काउंसिलर के घर गए थे, उस दिन वो भी इस अमनी के बारे में कुछ बता रहा था। फिर साकुराई और नंदिनी विलेज काउंसिलर से मिलने जाते हैं। साकुराई विलेज काउंसिलर से बात करता है और नंदिनी मलार के पास जाती है। विलेज काउंसिलर बताते हैं 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री बन रहा था तब मजदूर लोग बाहर से आए हुए थे। वो सब लोग यहाँ पे रहते थे और उस फैक्ट्री को बनाने का काम करते थे और मुकेश जी ने उन्हें ये वादा भी किया था कि वो उन लोगों को इस फैक्ट्री में काम देंगे। पर एक दिन एक मजदूर के यहाँ से अमनी नाम की एक लड़की गायब हो जाती है,
जिसकी उम्र 15 साल थी। फिर पुलिस उस लड़की को हर जगह ढूंढती है पर अमनी कहीं पे भी नहीं मिलती। अमनी कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। इस हादसे के तुरंत बाद वो सभी मजदूर फैक्ट्री के काम को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ मल्हार नंदिनी को बताती है कि कहा जाता है कि अमनी के गायब होने के बाद ही मयान कोल्लाई फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया गया और नीला को जब से इस अमनी के बारे में पता चला वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती थी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी साकाराई को पता चलता है कि पुष्पराज की बाइक को मयान कोल्लाई फेस्टिवल में देखा गया है। फिर साकाराई तुरंत उस जगह पे पहुँच जाते हैं। फिर साकाराई को पुष्पराज मिल जाता है और वो उसे पकड़ के उसे मारने लगते हैं पर तभी कोई आके साकाराई को उसे मारने से रोकती है और ये कोई और नहीं नीला की चाची है। दरअसल पुष्पराज और नीला की चाची के बीच में चक्कर चल रहा है। ये जानने के बाद साकाराई और नंदिनी दोनों चौंक जाते हैं। फिर साकाराई पुष्पराज से पूछते हैं कि नीला की मोबाइल वहाँ पे क्या कर रहा था और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो पुष्पराज बताता है कि मोबाइल में एक सीक्रेट फोल्डर है और उसके अंदर एक वीडियो है जिससे नीला ने रिकॉर्ड किया है। दरअसल एक बार पुष्पराज नीला की चाची से मिलने उनके घर गया था और तभी नीला उन दोनों को एक साथ देख लेती है और फिर वो चुपके से एक वीडियो बना लेती है और बाद में नीला उसी वीडियो को दिखा के मुझे ब्लैकमेलिंग करती है। और जिस रात वो गायब हुई थी उस रात वो और अधिश्यम मेरे पास आए थे और मुझसे 1 लाख रुपए लेके गए और तभी नीला ने मुझे कहा था कि उसकी मोबाइल मुझे उसके घर के पीछे मिल जाएगा। फिर तो वो दोनों गायब हो जाते हैं और उनके घर में हमेशा भीड़ लगा रहता है, इसीलिए मैं उस फोन को वहां से नहीं ला पा रहा था। फिर नीला के अंतिम संस्कार के दिन मुझे एक मौका मिला उस मोबाइल को ढूंढने के लिए, पर इससे पहले कि वो मोबाइल मुझे मिलता आप मुझे उसे ढूंढते हुए देख लेते हो और फिर मुझे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। और इसी के साथ 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम कोठंडा रमन को देखते हैं जो कि जली हुई फैक्ट्री में अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उन्हें एक जगह पे एक थिनर की डिब्बा दिखता है। जब वो उसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि हाल ही में फैक्ट्री में पेंट का काम चल रहा था, शायद इसीलिए थिनर को लाया गया होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नीला और अधिश्यम की लाश जिस जगह पे मिला था पुलिस उस जगह का अच्छे से तलाशी लेती है इस उम्मीद से कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये लोग खूनी का पता लगा सकें। तभी अचानक से पुलिस की स्निफर डॉग उन्हें जंगल की तरफ लेके जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पे कुछ कैंप लगा हुआ देखते हैं। दरअसल मयान कोल्लाई फेस्टिवल में जो अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा हो रहा है उसकी पुजारी और उनके लोग यहाँ पे टेंट लगा के रह रहे होते हैं। फिर ये लोग जंगल की इस एरिया का अच्छे से तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें एक गुफा मिलता है जिसके अंदर जगह जगह पे खून के निशान होते हैं। फिर फोरेंसिक वाले उस खून की सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तभी एक कांस्टेबल कहता है मैम जब 25 साल पहले ये फैक्ट्री बन रहा था उस दिन एक लड़की गायब हुई थी और जिस दिन ये फैक्ट्री जल रहा था उस दिन नीला गायब हुई। कहीं ये बलि का मामला तो नहीं है? हो सकता है अंगला परमेश्वरी देवी के लिए बच्चों की बलि दे दी गई हो। तभी साकाराई और इंस्पेक्टर रेजिना को उस पागल बंदे की बात याद आता है जो उस दिन कह रहा था कि माँ को इंसान की बलि चाहिए, माँ बलि मांग रही है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने पुजारी जी और उनके लोग जहाँ पे रह रहे थे उनकी कैंप को देखा था, तो ये बलि की बात को सुनने के बाद सबसे पहला शक उन्हीं के ऊपर जाता है। फिर पुलिस उनकी कैंप में तलाशी लेती है। तभी साकाराई को एक कैंप के अंदर नीला की फोटो मिलता है। फिर थोड़ा और तलाशी लेने के बाद साकाराई को वहाँ से 1 लाख रुपए मिलते हैं। फिर पुलिस को शक होता है कि ये वही पैसा है जिसे अधिश्यम और नीला ने पुष्पराज से लिया था। फिर पुलिस को पता चलता है कि जिस कैंप से उन्हें 1 लाख रुपए मिला वो कैंप किसी और का नहीं उसी पागल का था। फिर उस पागल को अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसे पूछते हैं बता इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहां से? पर वो कुछ भी नहीं बताता है। फिर इस पागल के बारे में अच्छे से जानने के लिए साकाराई उस पुजारी के पास जाते हैं तो वो बताते हैं 25 साल पहले जो अमनी नाम की लड़की गायब हुई थी वो कोई और नहीं इस पागल की बहन थी। फिर वो उसकी बहन को बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे ये पागल हो जाता है और अब वो हर साल मयान कोल्लाई फेस्टिवल में आता है और अंगला परमेश्वरी देवी को कहता है कि जो भी उसकी बहन के साथ हुआ वो किसी और की बहन के साथ ना हो और ये अपनी बहन के नाम से एक मंदिर बनाना चाहता है
जिसके लिए वो पैसे इकट्ठा कर रहा है। तो पुजारी जी से ये सब जानने के बाद साकुराई फिर से पुलिस स्टेशन जाता है। इस बार साकुराई अपने साथ नीला की एक फोटो लेके जाता है और वो उस फोटो को उसे दिखाता है और कहता है, इस लड़की को देखो, तुम्हारी बहन की उम्र की है, पर किसी ने इसे और अधिसियम को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। फिर साकुराई कहता है, मुझे सच बता दो कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो फाइनली वो सच बताता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। पुष्पराज से 1 लाख रुपए लेने के बाद नीला और अधिसियम इसके पास जाते हैं और फिर वो इसे कहते हैं, अगर तुम हमारे लिए एक खून कर दोगे तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, पर ये मना कर देता है। फिर अधिसियम उसे 1 लाख रुपए भी दिखाता है और कहता है कि हमारे पास सच में 1 लाख रुपए हैं, अगर तुम उसे मार दोगे तो हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे। पर तभी अचानक से वो पागल बंदा इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल उसे वो 1 लाख रुपए चाहिए था और अंत में वो इनसे वो 1 लाख रुपए छीन लेता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर नीला अधिसियम से कहती है कि इसे जाने दो, अब उस बंदे को हम खुद मारेंगे। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो साकुराई उसे पूछता है कि ये लोग तुम्हें किसे मारने के लिए कह रहे थे। तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर अगले दिन उस गुफा से लिया हुआ ब्लड सैंपल का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है और हमें पता चलता है वहाँ पे चट्टानों पे लगा हुआ खून किसी इंसान की नहीं बल्कि बकरियों की है। फिर साकुराई नीला की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए अस्पताल जाता है तो वो देखता है नंदिनी वहाँ पे पहले से ही होती है। तो साकुराई उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर नंदिनी साकुराई को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी इस रिपोर्ट को देखने दो और अंत में साकुराई राजी हो जाता है। फिर डॉक्टर इन्हें फाइनल रिपोर्ट देते हैं, पर इसी के साथ ही यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट ये था कि नीला तो प्रेग्नेंट थी, पर ये बच्चा अधिसियम का नहीं है। और एक बात, नीला के शरीर में और प्राइवेट पार्ट्स में हमें कई सारे चोट के निशान मिले हैं। दरअसल सच ये है कि पिछले कुछ महीनों से नीला के साथ बलात्कार किया जा रहा था। ये सुनने के बाद नंदिनी अचानक से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नंदिनी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। फिर डॉक्टर उसकी बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, पर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर नंदिनी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, पर तभी वो अचानक से फिर से बेहोश हो जाती है। इस घटना से नंदिनी के घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं शहर के अस्पताल से एक साइकियाट्रिस्ट आते हैं। वो नंदिनी की फैमिली को बताते हैं कि नंदिनी को कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो नंदिनी की माँ कहती है, तो फिर वो बार बार बेहोश क्यों हो रही है। तो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं दरअसल प्रॉब्लम उसकी दिमाग में है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन में भी नंदिनी ऐसे ही बेहोश हो जाती थी, पर पिछले 7 साल से वो गाँव छोड़ के बाहर रह रही है और तभी से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर 7 साल बाद आज फिर से वो बेहोश हो रही है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि शहर में नंदिनी इन्हीं से ही ट्रीटमेंट कराती थी। मैं आपको सच बताऊं तो नंदिनी की दिमाग से उसके बचपन के कुछ टाइम की यादें गायब हैं। वो उसे याद ही नहीं है। दरअसल कभी कभी किसी यादों से हमें जब बार बार तकलीफ मिलती है तो दिमाग उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए पर्टिकुलर मेमोरी को हमारे दिमाग से इरेज कर देती है। बचपन में नंदिनी के साथ भी कुछ बुरा हुआ था जिसे वो भूल चुकी है। जिस प्रकार के सिम्टम है, मुझे लगता है बचपन में नंदिनी के साथ भी बलात्कार किया गया था, पर वो ये बात मानेगी नहीं क्योंकि उसे बचपन के उस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद ही नहीं है। पर अब वो उसे भूल चुकी है। पर उसे जैसे ही पता चला कि नीला के साथ रेप किया गया था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन के राज छुपे हुए थे वो अचानक से ट्रिगर हो गए और इसी के वजह से वो बेहोश हो गई। फिर पुलिस वाले उस झील के चारों तरफ और ऊपर नीचे हर जगह तलाशी लेते हैं और फिर अंत में उन्हें मर्डर वेपन मिल जाता है और फिर फोरेंसिक वाले मर्डर वेपन को अपने साथ ले जाते हैं। फिर साकुराई को पता चलता है कि नीला ने जो फेसबुक पे ग्रुप बनाया था उसमें टोटल 5 मेंबर थे। उसमें से 3 तो नीला, अधिसियम और मलार थे और बाकी 2 में से एक उन्हीं की स्कूल की एक बच्चे का है, पर एक आईडी डॉक्टर डेविल के नाम से है। उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कौन है क्योंकि वो VPN यूज करता है। और एक बात, शायद वो डॉक्टर डेविल एक ठरके इंसान है क्योंकि उसकी आईडी से नीला की स्कूल की खो-खो टीम के कुछ लड़कियों को फॉलो करा गया है। फिर साकुराई नीला की स्कूल जाते हैं और मलार से पूछते हैं, तुम्हें छोड़ के नीला की कोई और दोस्त थी क्या? तो मलार कहती है, जी नहीं,
यहाँ पे नीला की में अकेली दोस्त थी। तभी साकाराई त्रिलोक को स्कूल के अंदर देखता है। वो जब उसके बारे में मलार से पूछता है तो मलार बताती है त्रिलोक सर तो हमारे खो खो टीम को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें अंदर आने का परमिशन है। त्रिलोक सर एक लड़की को खो खो खेल को लेके डांट देते हैं तो वह लड़की रोने लगती है। फिर त्रिलोक सर उसे चुप कराने के लिए उसे हग करते हैं। साकाराई को ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा था। फिर साकाराई मलार की मदद से त्रिलोक थोड़ी देर पहले जिस बोतल से पानी पी रहा था उसे अपने साथ ले जाता है और उसके फिंगरप्रिंट को क्राइम स्पॉट से जो मर्डर वेपन मिला है उसके फिंगरप्रिंट के साथ मैच कराने के लिए भेजता है। और दूसरी तरफ हम कोठंडरमन को देखते हैं जो कि एक दुकान में जाते हैं और 20 लीटर थिनर मांगते हैं। दरअसल कोठंडरमन को शक होता है कि किसी ने शायद थिनर के मदद से फैक्ट्री में आग लगाया है। तो फिर यहाँ का दुकानदार उन्हें कहता है सॉरी सर, यहाँ पे थिनर नहीं मिलता है, और वो कोठंडरमन को यहाँ से भगा देता है। पर उसी दुकान में काम करने वाला एक मजदूर कोठंडरमन को अपने पास बुलाता है और कहता है आपको जो चाहिए मैं आपको ला के दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम साकाराई को देखते हैं। वो फोरेंसिक डॉक्टर से पूछता है त्रिलोक का फिंगरप्रिंट मर्डर वेपन से मिला फिंगरप्रिंट के साथ मैच हुआ या नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं देखिए सर, मर्डर वेपन से लगभग सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं, हमें एक छोटा सा फिंगरप्रिंट का सैंपल मिला है जो कि नीला और अधीसियम का नहीं है, मतलब वो खूनी का हो सकता है। पर यहाँ पे आता है एक और प्रॉब्लम, जो सैंपल हमने मर्डर वेपन से कलेक्ट किया है वो बहुत ही छोटा है, उससे हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। दरअसल इंसान की फिंगरप्रिंट का पैटर्न 3 तरह के होते हैं, लूप पैटर्न, व्हर्ल पैटर्न और आर्क पैटर्न। और हमें मर्डर वेपन से जो फिंगरप्रिंट मिला है वो आर्क पैटर्न का है और त्रिलोक का फिंगरप्रिंट भी आर्क पैटर्न का है। पर अगर हम इस शहर के आसपास छान मारेंगे तो लगभग 25,000 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका आर्क पैटर्न का फिंगरप्रिंट होगा। अब आप बताइए कि बस इतनी सी जानकारी से हम कैसे बता सकते हैं कि खूनी त्रिलोक है या नहीं। यहाँ पे साकाराई को ऐसा लगता है कि डॉक्टर जानते हैं कि त्रिलोक ही खूनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चांस 50-50 है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिर साकाराई यहाँ से चले जाते हैं और वो त्रिलोक की फार्म हाउस जाते हैं और सबसे छुपते छुपाते उसके अंदर चले जाते हैं। तभी उसकी नजर दीवार पे लगी हुई कुछ फोटो पे पड़ता है। साकाराई इन सभी फोटोज को नीला की मोबाइल में देखा था, तो वो फोटो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर साकाराई यहाँ से सीधा अस्पताल जाता है जहाँ पे रेजिना मैम और सन्मुगम भी होते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे त्रिलोक की फार्म हाउस में वही सब फोटोज हैं जो नीला की मोबाइल में हैं और वो कैसे खो खो खेलने वाली लड़कियों को गलत तरीके से टच करता है। फिर साकाराई कहते हैं मुझे पूरा शक है कि डॉक्टर डेविल का अकाउंट भी त्रिलोक का ही है। और फिर साकाराई उस फिंगरप्रिंट के बारे में भी इन दोनों को बता देता है। मैम आपको याद होगा जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी उस दिन त्रिलोक वहाँ पे सबसे अंत में पहुंचा था। तो साकाराई से ये सब सुनने के बाद रेजिना और सन्मुगम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, वो किसी भी तरीके से त्रिलोक से बदला लेना चाहते हैं। फिर साकाराई त्रिलोक को उसकी फार्म हाउस से फॉलो करता है और वो देखता है त्रिलोक किसी लड़की को मयान कोल्लाई फेस्टिवल में छोड़ के चला जाता है। फिर साकाराई रेजिना मैम को कॉल करके बता देता है कि त्रिलोक अभी हाईवे की तरफ जा रहा है, एक काम करता हूँ मैं उसे भी फॉलो करता हूँ। पर रेजिना मैम उसे फॉलो करने के लिए मना कर देते हैं। फिर साकाराई मयान कोल्लाई में उस लड़की का पीछा करता है जिसे थोड़ी देर पहले त्रिलोक यहाँ पे छोड़ के गया। और दूसरी तरफ रेजिना मैम और सन्मुगम त्रिलोक को आधे रास्ते में रोक लेते हैं और उसे किडनैप करके फैक्ट्री में ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं रेजिना मैम और सन्मुगम त्रिलोक को बहुत मारते हैं। त्रिलोक बार बार ये कहता भी है कि तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और दूसरी तरफ मयान कोल्लाई फेस्टिवल में साकाराई को वो लड़की मिल जाती है। पर दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं, ये एक किन्नर है। तो साकाराई उसे पूछता है कि तुम दोनों इतने रात में फार्म हाउस में क्या कर रहे थे। तो वो किन्नर कहती है त्रिलोक सर और मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारा ये समाज हमेशा हमें गंदी नजरों में देखता है, इसी के चलते त्रिलोक सर को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैं रात में मिलने गई थी। फिर वो किन्नर साकाराई को कहती है कि मुझे पता है नीला की खून के लिए तुम त्रिलोक सर के ऊपर शक कर रहे हो, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये काम उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि त्रिलोक सर को लड़कियों पे नहीं लड़कों पे इंटरेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि त्रिलोक सर एक गे हैं। जिस दिन नीला और अधेसियम गायब हुए थे उसी दिन फैक्ट्री में आग लगी थी और उसी दिन मैं मयान कोल्लाई फेस्टिवल के लिए इस गांव में आई थी और उस रात त्रिलोक सर से मिलने के लिए उनकी फार्म हाउस गई थी और उस रात हमने गप्पे लड़ाए और दारू भी पिया। ये सुनने के बाद साकाराई टेंशन में आ जाता है, मतलब नीला और अधेसियम का खून त्रिलोक ने नहीं किया है। फिर वो रेजिना मैम को ये बात बताने के लिए कॉल करता है,
पर वो कॉल नहीं उठाती हैं। तो सकाराई भी उस फैक्ट्री की तरफ फुल स्पीड से जाने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग त्रिलोक को बस जला के मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे सकाराई पहुँच जाता है और इन्हें रोक लेता है और कहता है इसने नीला और अधिश्यम को नहीं मारा है। और इसी के साथ ये 7 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेजिना मैम और सनमुगम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सकाराई को कहते हैं तुम असली खूनी कौन है उसका पता लगाओ। फिर हम कोठंडरमन को देखते हैं जो कि मुकेश सर से मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आपकी फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी। दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल 1 साल पहले ही मुकेश जी को ये पता लग गया था कि उनकी फैक्ट्री आगे जाके डूबने वाला है। इसीलिए मुकेश जी, सनमुगम और रेजिना मैम मिलके फैक्ट्री को जलाने का प्लान बनाते हैं। रेजिना मैम 30 लीटर थिनर लाके सनमुगम को देते हैं ताकि वो फैक्ट्री को जला सके। अगर फैक्ट्री में वर्कर्स होते तो फैक्ट्री को ये आग लगा नहीं सकते थे, इसलिए जानबूझ के सनमुगम एक फेक स्ट्राइक करता है। दोस्तों ये वही स्ट्राइक था जिसे हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था और स्ट्राइक के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात में सनमुगम फैक्ट्री में आग लगा देता है। दरअसल इनका प्लान ये था कि आग लगाने की जुर्म में सनमुगम को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा मुकेश सर उन पैसों को सभी वर्कर्स के बीच में बांट देंगे, पर उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा सनमुगम और रेजिना को भी देते जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर संवर जाता। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस रात सनमुगम की बेटी नीला गायब हो गई। फिर कोठंडरमन कहता है माना आपने गलत किया पर आपका नियत खराब नहीं था, इसीलिए अब चिंता मत करिए, मैं रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा और आपको आपके इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लक्ष्मी सकाराई से मिलने पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि नंदिनी अस्पताल से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर सकाराई जब अस्पताल में नंदिनी के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि नंदिनी को यहाँ से जाते टाइम किसी ने भी नहीं देखा है। तभी सकाराई के घर में काम करने वाली दीदी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं और रात तक यहाँ पे काम नहीं कर सकती। तो ये सुनने के बाद लक्ष्मी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। फिर सकाराई लक्ष्मी को लेके उसके घर जाता है। तभी वो काम करने वाली दीदी कहती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे नंदिनी आई थी, वो आपके माँ के पास कुछ देर बैठी, जब मैं चाय बनाने के लिए गई तब वो यहाँ से चली गई। तभी अचानक से सकाराई को कुछ याद आता है। फिर जब वो अलमीरा खोल के देखता है तो उसका गन वहाँ पे नहीं होता है, मतलब नंदिनी सकाराई का गन लेके यहाँ से चली गई है। दरअसल एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सकाराई नंदिनी को अपने घर लेके आया था, तभी नंदिनी ने ये देख लिया था कि सकाराई अपना गन कहाँ पे रखता है। सकाराई अभी समझ जाता है कि इसका मतलब नंदिनी को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ चुका है और जिसने भी उसके साथ बचपन में गलत काम किया था वो उसे मारने के लिए यहाँ से गन लेके गई है। फिर सकाराई सबसे पहले नंदिनी को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, पर उस टाइम उसके घर के सभी लोग अंगला परमेश्वरी देवी की पालकी समारोह देखने के लिए गए थे। उनके घर में सिर्फ नंदिनी की चाची थी और इन्हें ये पता ही नहीं था कि नंदिनी अस्पताल से कहीं चली गई है। फिर सकाराई उन्हें बताता है कि नंदिनी अस्पताल से कहीं चली गई है। ये सुनने के बाद नंदिनी की चाची टेंशन में सबसे पहले नंदिनी की माँ को कॉल करती हैं, पर वो कॉल नहीं उठाती हैं। फिर वो नंदिनी की चाचा को कॉल करती हैं, पर उनका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर ऐसे ही टेंशन में नंदिनी की चाची कहती हैं, जिस दिन नीला गायब हुई अगर उस दिन उसके चाचा अंगला परमेश्वरी देवी के रिचुअल के लिए नहीं गए होते तो नीला जाने से पहले जरूर उसकी चाचा को बता के जाती। ये सुनने के बाद सकाराई कहते हैं क्या उस रात वो अंगला परमेश्वरी देवी की रिचुअल के लिए गया था? तो नंदिनी की चाची कहती है हाँ वो तो रिचुअल के लिए गए थे। अरे हर साल वही तो खोपड़ी को थाली में लेके चलते हैं, वो इस बार भी गए थे, सुबह थके मारे वापस आए थे। ये सुनने के बाद सकाराई को याद आता है कि इस बार इस रिचुअल के टाइम वो तो खुद वहाँ पे था, पर इस बार नंदिनी के चाचा नहीं बल्कि थाली में खोपड़ी लेके पुजारी जी चल रहे थे। फिर सकाराई को नंदिनी के चाचा के ऊपर शक होता है और नंदिनी की चाची से पूछता है अच्छा क्या नंदिनी और नीला की आपके घर में आना जाना लगी रहती थी? तो वो कहती हैं दोनों बहनें जब छोटी थी, जब पापा से डांट पड़ती थी तो भाग के यहीं पे आते थे, पर अचानक से उन्होंने यहाँ पे आना बंद कर दिया। तो सकाराई कहता है जब वो दोनों यहाँ पे आना बंद कर दिए तब उनका एज क्या था? तो वो कहती हैं लगभग उनकी एज 12-13 साल की होगी। अब सकाराई श्योर हो जाता है कि जरूर इन सब के पीछे नंदिनी की चाचा का ही हाथ है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है और नंदिनी के चाचा का मोबाइल फोन का लास्ट लोकेशन ट्रेस करके उसी तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं जो कि गन लेके खड़ी थी, वहाँ पे उसकी चाचा आ जाते हैं।
और वह नंदिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं तुम तो मुझे छोड़ के चली गई, फिर मैं अकेला पड़ गया, तब मुझे नीला का सहारा लेना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती तो नीला के साथ ये सब कभी नहीं होता। और हाँ, मैंने जानबूझ के नीला को नहीं मारा, वो बस एक हादसा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल उस पागल के मना करने के बाद नीला अपने चाचा को कॉल करके एक जगह पे बुलाती है और जैसे ही वो आ जाते हैं अधिश्यम उन्हें मारने के लिए उनके पीछे से एक बड़ा सा चाकू लेके उनकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि ये उन्हें मार पाता तभी फैक्ट्री में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण अधिश्यम यहाँ पे गिर जाता है। फिर नीला के चाचा सतर्क हो जाते हैं और उन्हें वो लंबा सा चाकू मिलता है और वो उस चाकू से अधिश्यम की गले को काट देते हैं और नीला को जबरदस्ती वहाँ से खींच के ले जा रहे होते हैं। और नीला यहाँ पे उनकी चंगुल से निकलना चाहती थी और इसी दौरान उनके हाथ में जो बड़ा सा चाकू था उससे अनजाने में नीला की गला कट जाता है। फिर नीला घसीटते हुए अधिश्यम के पास जाती है और एक दूसरे को ऐसे ही हग करके वो लोग यहाँ पे मर जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। दोस्तों, अभी नंदिनी के हाथ में गन है पर वो उसे चला नहीं पा रही है क्योंकि अभी तक वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई है। फिर नंदिनी की चाचा नंदिनी से वो गन ले लेते हैं। फिर वो नंदिनी को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे साकाराई पहुँच जाता है। नंदिनी की चाचा साकाराई के ऊपर गोली चलाते हैं पर साकाराई किसी तरीके से गोली से बच जाता है और तुरंत एक पत्थर उठा के नंदिनी की चाचा के हाथ पे मारता है और उनके हाथ से गन नीचे गिर जाता है। फिर साकाराई और उनके बीच में हाथापाई हो जाता है। साकाराई उन्हें बहुत मारता है पर तभी हम देखते हैं नंदिनी वो गन उठा लेती है और अपने चाचा के ऊपर फायर कर देती है। फिर नंदिनी एक एक करके गन में जितनी भी गोली थी सब उनके ऊपर चला देती है और उसकी चाचा वहीं पे मर जाते हैं। फिर साकाराई नंदिनी से गन छीन लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर नंदिनी कहती है मैं सच से बहुत भाग चुकी हूँ, अभी और नहीं। सबको इस सच के बारे में पता चलना चाहिए कि मेरे चाचा ने मेरे साथ और नीला के साथ क्या क्या किया है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।